तो ये जो प्रोसेस है मैंने कहा इट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि मशीन्स और उसकी भी बाद में देखो, पहले तो आप किसी जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ मेटल मिल सकता है वहां से वो लेके आते हो, जो भी जहां पर आपको लगता है कि ये मिट्टी में मेटल है, तो पहले तो वो मिट्टी लेके आओगे, फिर वो टन्स ऑफ मिट्टी होगी, उसको खोदने में पैसा लगेगा, उसके लिए मशीन चाहिए, उसको स्टोर करने में लगेगा, फिर उसको वॉश किया जाता है कि जितनी भी मिट्टी है मिट्टी मिट्टी निकल जाए, मेन और हमारे पास है, उसकी वॉशिंग में भी टन्स ऑफ लीटर्स ऑफ पानी लगता है, वो पानी की सोर्स आपके पास होनी चाहिए, वॉशिंग के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर जाके आपको वो सिर्फ ओर मिलेगी जहां पर से आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ओर से भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट, उसमें भी आपको बहुत सारी प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, आपने पढ़ी होगी कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। अब अगर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में से कुछ भी करना है, हीट तो करना पड़ेगा, हीटिंग के लिए फर्नेसेस चाहिए, फर्नेसेस चाहिए, और हीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री पूरी सेटअप करनी पड़ती है, जिसमें फिर वो आपको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी उतनी, ठीक है। तो इट इज नॉट इजी प्रोसेस। तो हमें बड़े ध्यान से देखना होता है कि कहाँ से हम मिनरल ले जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मेटल हमें को ऑब्टेन हो, और हमारी जो प्रोसेस है वो बेनिफिशियल हो। हमें इस पे हर चीज में, जो भी चीज हम इसमें फॉलो करते हैं, जो भी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, वी टेक इनटू कंसिडरेशन कि हमारे पैसे वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये कहता है कि मिनरल क्या है, एन इनऑर्गेनिक एलिमेंट। अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे आपका पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है बेटा, तो उसमें कार्बन अकेला ही खुद इतने सारे कंपाउंड्स बना देता है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज डेडिकेटेड टू कार्बन ओनली, ठीक है। उसने पूरे जो भी कंपाउंड्स आपने कौन से पढ़े होंगे, मीथेन, मीथेन, ठीक है, ब्यूटेन, जो एलपीजी गैस, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स है, पेट्रोलियम, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन के कंपाउंड्स है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाकी क्या रह जाते हैं, जो बाकी के एलिमेंट्स है, दे मेक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। तो इनमें से कोई भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड जो कि या तो नेचुरली प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, नेचुरली कौन प्रेजेंट होगा, जैसे अनकंबाइंड फॉर्म में, या एलिमेंट बोला है मतलब गोल्ड एलिमेंटल फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड बोला है तो बाकी सारे एलिमेंट्स कंपाउंड्स के फॉर्म में, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे, सल्फर के साथ बनाएंगे, कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक है, ये सारे which occurs in naturally in earth crust is called mineral। जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर आपको कॉपर पाइराइट्स CuFeS2 के फॉर्म में मिल सकता है, या क्यूपराइट Cu2O ऐसे मिल सकता है। तो ये क्या है, मिनरल्स हैं कॉपर के, जिस भी फॉर्म में ये एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स के साथ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर अर्थ क्रस्ट में अकर करता है, दैट इज मिनरल, ठीक है। लेकिन जो आपकी ओर है, आप और किसको बोलते हो, और आप उस मिनरल को बोलते हो जिसमें से मेटल ऑब्टेन करना आपको बेनिफिशियल हो, जिसमें से आप पैसा कमा सको, आपको इजी भी हो वो चीज करना, ठीक है, और आप उसको मतलब बेनिफिट हो आपको, और खूब सारा मेटल उस ओर में से निकल सके। तो मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, इजीली भी हो जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया बहुत ज्यादा मशीन्स वगैरह यूज होती है, और प्रॉफिट भी हो जाए, क्योंकि ऐसा ना हो जितना लगा रहे हो उससे कम आप कमा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर कहीं पर आपको मिलते, जैसे बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम की ओर है Al2O3, और क्ले भी एल्यूमिनियम की ओर है, ठीक है। अब आप बोलो क्ले तो कहीं भी मिल जाएगी, तो क्ले में से निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम, फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो बॉक्साइट वाली ओर है, जहां वो मिलेगी वहां से आपको एक्सट्रैक्शन इजियर भी होगी और चीपर भी होगी, ठीक है। तो आपने दोनों इन मिनरल्स में से जिसको चूज किया मेटल ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि वो आपको बेनिफिशियल थी या कन्वीनियंट थी, उस वाले मिनरल को ओर बोलेंगे। तो यहां पर हम बॉक्साइट को एल्यूमिनियम की ओर बोलेंगे, जबकि मिनरल्स दोनों ही हैं, लेकिन जिस मिनरल से एक्सट्रैक्शन इजी और बेनिफिशियल है उसको हम ओर बोलते हैं, ठीक है। तो यस, तो हमने बोला कि बॉक्साइट। अच्छा, इस पे एक लाइन, वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे आता है दैट ऑल ores are minerals, but all
मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, जो ओर्स हैं तो ऑब्वियसली वो तो मिनरल्स में से ही हमने चूज किए कि हाँ जी ये वाला मिनरल ओर है, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करके हमें बेनिफिट हो रहा है। लेकिन हर मिनरल ओर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपने एल्यूमिनियम की बात की थी, तो एल्यूमिनियम के बॉक्साइट और क्ले दोनों मिनरल्स थे, लेकिन ये ओर नहीं बोली हमने, हमने सिर्फ इसको ओर बोला। तो एवरी मिनरल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ओर, हमें सिर्फ वही मिनरल जो है उसको हम और बोल सकते हैं जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करने में बेनिफिट होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है, और के बाद है गैंग या मैट्रिक्स। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप कहीं से मिट्टी लेके आते हो कि अब हम इसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले और निकालेंगे, तो हमें वो मिट्टी साफ करनी पड़ती है, वो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है। तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओर, ठीक है, एंड वी गेट देम कंसंट्रेटेड बाय रिमूविंग गैंग फ्रॉम इट। कैसे? वॉशिंग से, जिसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। बड़े बड़े ऐसे विल्फे टेबल्स उनको बोलते हैं, उनके ऊपर पानी बह रहा होता है, वहां पर जो हल्की और जो है जनरली लाइट वेट रहती है, सल्फाइड ओर्स जनरली वो लाइट वेट होती हैं, तो वो ऐसे उन टेबल्स में से निकलता रहता है पानी, मिट्टी मिट्टी उसमें नीचे ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन होती रहती है, और जो है वो आगे बहती रहती है। तो उस तरीके से मशीन्स वो लगी होती है जिसमें हम मेन इम्प्योरिटी जो है वो निकालते हैं, और इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं, कि हम ओर की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं जो भी हम लेके आए हैं, बाय रिमूविंग दीज अनवांटेड इम्प्योरिटीज, या जिसको हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आपने ये टेबल देखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, कि हम, जैसे मैंने कहा कि हम इसमें क्योंकि बहुत लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और वो सब यूज होता है, कि हमें बेनिफिट चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है एक्सट्रैक्शन का, तो इन्होंने हर एक एलिमेंट के लिए कुछ भी यूज नहीं किया है कि हाँ जी चलो कुछ भी कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, या सबके लिए सेम प्रोसेस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसमें हमें कम से कम एनर्जी मतलब सप्लाई करनी पड़े, कम से कम हमारा खर्चा हो, और मैक्सिमम हमें आउटपुट मिले। तो इन्होंने एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको कर दिया कि अच्छा ये तो चलो लेस रिएक्टिव है, इसका तो आसान है काम, तो इसमें तो सिर्फ ये करना है और हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस नहीं आप यूज करते हो, कोई भी एलिमेंट आ जाए जी एक ही चीज करनी है, नहीं, हमें हमारी उस ओर की अवेलेबिलिटी, कि जो भी उसके लिए चीजें चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी इतना उसमें नहीं किया, लेकिन जैसे आपने रिडक्शन की प्रोसेस पढ़ी होगी, ठीक है। रिडक्शन होता है जब जैसे जो ऑक्साइड फॉर्म में मेटल प्रेजेंट है, मेटल की ऑक्साइड है, अगर आपको मेटल की ऑक्साइड से मेटल चाहिए तो ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है, रिमूविंग ऑक्सीजन दैट इज टर्म्ड एज रिडक्शन। तो इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए या तो आप कार्बन यूज कर सकते हो या किसी मेटल को भी यूज कर सकते हो, मगर आप मेटल यूज करोगे अगर, तो वो मेटल की कॉस्टिंग भी आपको देखनी पड़ती है। अब मान लो आपके एरिया में कार्बन है ही नहीं, आपको बहुत दूर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो उस केस में आप कार्बन को इंपोर्ट वाला खर्चा देके कि अच्छा इतना तो इंपोर्टिंग में ही लग जाएगा, तो इससे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। उससे अच्छा आपके एरिया में अगर दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट, अगेन ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है, कि ऐसा कोई एलिमेंट मेटल है जो कि उसकी रिडक्शन के लिए यूज हो सकता है, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि हर चीज में ये जो प्रोसेस ऐसे तीन अलग अलग बनाई है, ये इसीलिए बनाई है क्योंकि उनका एक एक डेफिनेट लॉजिक है कि भाई हमने पैसे बचाने हैं जैसे मर्जी, तो हम देखेंगे क्या चीज आसान है, क्या चीज फीजिबल है, क्या चीज लेस कॉस्टली है, उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी है और लो रिएक्टिविटी है। हाई रिएक्टिविटी मेटल वाले जो है उनकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो,
व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस है आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। तो ये होता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, एक सेल होता है बीकर, ठीक है, उस बीकर में आपने इलेक्ट्रोड्स पुट किए हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मेटल के पीसेस होते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। अब एनोड और कैथोड पे प्रोसेसेस फिक्स्ड हैं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, एंड ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा। और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस पे एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो आप इसमें यहाँ पर बैटरी ऐसे लगा दोगे, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, और इसको आपने ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया है, ठीक है। अभी मैंने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपने कभी ये भी जैसे ओआरएस वगैरह पीते ना, आपने सुना होगा कि उसको भी इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें आयंस होती हैं, जिसकी आयंस का क्या है, आयंस की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। देखो दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, एक कंडक्टर होता है सॉलिड वाले, जैसे कि कॉपर की वायर्स हैं, जैसे जो हमारा स्विचेस या व्हाट एवर केबल, चार्जिंग केबल्स जो भी होती है उनके अंदर आपको वायर्स मिलेंगी, कॉपर की वायर्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि दैट इज अ गुड कंडक्टर, वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करता है, ठीक है। और एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वो होते हैं जिसमें आयंस होती हैं, और आयंस में आयंस की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब मैं, अगर आप लोगों ने थ्री इडियट्स देखी है ना, तो आपको इसका वो फुंगसुक वांगडू का जो स्कूल था, वो मेन फोकस उनका यही था उस मूवी में कि वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, ठीक है। जो भी हमारा भी मेन वही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे उसमें जब देखिए, वैसे कितने बच्चों ने देखी है मूवी, देखी किसी ने थ्री इडियट्स? लेट मी नो। ओके 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 ओके, ठीक है, फिर तो ठीक है। आ, ठीक है ठीक है, मूवीज देखने में अच्छे हो तुम लोग। तो उसमें क्या था कि जब वो ढूंढने जाते हैं फुंगसुक वांगडू को, तो अगर आपको याद हो, वहां पर जो कौन होता है वो चतुर, ठीक है, उसको जोर से जाना होता है कि बस मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है। लेकिन वो कहीं उसको दिखता नहीं है, तो वो ऐसी दीवार पे करने लगता है। तो ऊपर से बच्चे क्या करते हैं, वो वायर से कनेक्टेड स्पून को नीचे रख डाल देते हैं और उसको करंट लगता है, ठीक है। तो क्यों लगा वो करंट? बिकॉज जो यूरिन है उसमें आयंस है बेटे, ठीक है। आयंस, जब आयंस की मूवमेंट होती है तो हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो वो जो यूरिन है दैट इज कंडक्टर। क्यों है कंडक्टर? क्योंकि उसके अंदर आयंस हैं, ठीक है। लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट उसको हम बोलते हैं, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा सोल्यूशन है उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, ठीक है। सॉल्ट बोलते हैं ना हम, NaCl का सोल्यूशन यूरिन में भी मिलेगा, हमारी बॉडी में आयंस होती है। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि ORS के ऊपर भी इलेक्ट्रोलाइट लिखा होता है, बिकॉज दैट प्रोवाइड्स आयंस। क्योंकि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ these salt ions from our body, so we need the ions। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हमारी बॉडी को वो आयंस प्रोवाइड की जाती हैं, बिकॉज आवर बॉडी नीड्स दैट। एक्सेसिव हो तो वही यूरिन में पास आउट हो जाती है। अब बायो में पढ़ोगे, हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन पढ़ोगे, तो उसमें बड़ा एक्सचेंज ऑफ आयंस, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेफ्रॉन्स जो है कभी आयंस लेते हैं, कम पड़ जाए तो ले लेते हैं, ज्यादा हो जाए तो यूरिन में पास आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी बॉडी में भी है। सोडियम पोटेशियम पंप नाम की भी चीज होती है, दीज आयंस आर पंप्ड कॉन्टिन्यूसली। जो हमारे सेंसरी नर्व सिग्नल्स हैं वो भी सारे आयन से चल रहे हैं। कंडक्शन जो है कि अच्छा यहाँ पर टच किया, पिंच किया, तो वो सारी आयंस हमारी सिग्नल्स
को आगे माइंड तक पहुंचाती हैं। आपने पढ़ा भी होगा बायो वाले पोर्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन एंड ऑल, है ना। दैट इज ऑल्सो जो भी है वो कंडक्टेंस इन आयंस के थ्रू होती है, जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस वगैरह भी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ है हमारे पास एक केटायन और एक एनायन। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये जो एनोड है इसके पास, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, और ये जो है नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा। तो क्या होगा, एनोड पे क्योंकि होना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जब Cl नेगेटिव आयन एनोड पे जाएगी तो Cl नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव जो लिया है ना वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज करके ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज हैपनिंग एट एनोड, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज हैपनिंग एट एनोड। बट क्लोरीन जो है वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो 2Cl2 बना के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करा देते हैं। ये रिएक्शन होगा आपका एनोड पे, राइट। उसके बाद कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कि कैथोड पे जा रही है Na पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर जो एनोड पे क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, और Na इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, Na पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Na पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Na बना के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। ये Na इधर डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पर ये क्लोरीन गैस इस इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हो जाती है, निकल जाती है यहाँ से, राइट। ये हो रहा है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। This process is oxidation and this process is reduction. अब इस पे कौन सा मेटल मिल गया, हमें मिल गया सोडियम। सोडियम कैसा है, बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको हमने डिपॉजिट करा लिया। तो इन एलिमेंट्स को सॉल्ट्स के फॉर्म में हम लेके इलेक्ट्रोलिटिकली इस तरीके से करवा सकते हैं, क्योंकि ये आसान प्रोसेस है हमारे लिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आयंस है, फटाफट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज इनमें हो जाता है। तो मैंने कहा हर चीज के लिए उनका लॉजिक है, क्यों हम ये कर रहे हैं इन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। हमारा टेबल, दिस वन इज आवर टेबल। तो हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोलिसिस हमने की है और प्योर मेटल हमको मिल जाता है, राइट। नाउ दिस इज डन। नाउ वी कम टू मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। कौन हो गए, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं। अब इनमें या तो ये कार्बोनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या सल्फाइड, सल्फेट इस फॉर्म में करते हैं। फर्क क्या है, अब अगर कोई कार्बोनेट के फॉर्म में है और अगर कोई सल्फाइड फॉर्म है, कॉपर का सिंपल सल्फाइड वाला भी होता है, लेकिन मैंने कहा हमने चूज करनी है ओर्स, ये और है उसकी, इसमें ज्यादा इजीली और बेनिफिशियली हमको कॉपर मिल जाता है एज कंपेयर टू कॉपर की सल्फाइड, राइट। तो हमने वो चूज की। अच्छा, अब देखो इसमें उसने बोला इसमें उसने बोला कार्बोनेट और की है कैल्सिनेशन और सल्फाइड और की है रोस्टिंग। तो ऐसा क्यों किया उसने, तो इसने इसलिए किया, यहाँ पर इसको delete
क्योंकि जैसे अगर हमने लिखा था जिंक का, लिखा था हमने कार्बोनेट, और कॉपर की मैंने सल्फाइड रखी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताई थी कि किसी भी ओर से अगर आपको मेटल ऑब्टेन करना है तो उसके लिए आपको उसको ऑक्साइड में चेंज करना होगा। अगेन द सेम रीजन कि ऑक्साइड की फॉर्म से मेटल ऑब्टेन करना इजी होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं बताती हूँ। तो अब देखो, इसके पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। हमारा पर्पस है कि इन दोनों को हम ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं पहले, ठीक है। ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो मुझे इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा, और इसके पास ऑलरेडी है तो मुझे इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर हीट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या फायदा है, जरूरी है कि एब्सेंस में ही कर लेना। आप बोलो एयर तो है हमारे पास, तो एयर ऐसे नहीं कि ओपन में हम करेंगे, हमें हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर उसमें पास करने पड़ते, जैसे पंप लगा के एयर पंप करके उसमें भेजने पड़ते, उसमें भी तो पैसे लगेंगे। तो जब काम चल सकता है बिना एयर के ब्लास्ट दिए हुए, जिसके लिए हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर उसके बिना काम चला लेते, तो हम इसकी कैल्सिनेशन करते हैं। क्योंकि एंड में दोनों के ऑक्साइड ही बनाने, उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, वी डोंट नीड टू गिव इट, ठीक है। तो वो इससे बन जाएगा ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी निकल जाएगी, सिंपल हीटिंग करके ZnO बन जाएगा। अब इसका क्या है, पहले तो अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक है कॉपर की सल्फाइड, ठीक है, और एक है इसमें आयरन की सल्फाइड, ठीक है। अब ये हमारी ओर है और ये हमारा गैंग है, ठीक है। तो इसका भी मैं एक आपको चीज बताऊंगी, इसके बारे में भी, गैंग, फ्लक्स, स्लैग, एक चीज बताऊंगी, ठीक है। तो ये गैंग हमने निकाली, कैसे निकाली वो अगले स्लाइड में करेंगे, ठीक है। ये निकाली, ये हमारी ओर है, ओर को सल्फाइड ओर को इसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो ऑक्साइड ओर बन गई। अब हमारे इस बात का आंसर तो आ गया कि जी पहले ऑक्साइड में चेंज करनी है, क्योंकि ऑक्साइड से हमने बोला कि ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना इजियर होता है। अब कैसे इजियर होता है, तो ये कहता कि ऑक्साइड से अब आपको सिंपल इसको रिड्यूस करना है, कार्बन डाल के आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। इसका वैसे एक और मेथड भी होता है, उसको ऑटो रिडक्शन बोलते हैं, ये खुद ही आपस में मिलके ऑटो रिडक्शन करके बिना कार्बन के भी हो जाते हैं। देखो तो वो और आसान हो गया, जैसे हम बोल रहे थे कि मैंने सल्फाइड वाला नहीं, सिंपल सल्फाइड वाला नहीं लिया, ठीक है, इसमें ऑक्साइड बनाई पहले और फिर उसके बाद कॉपर मिलेगा, तो ये ऑटो रिडक्शन भी करता है। फिर एनीवेज हम इसमें अभी कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ से कार्बन से मिल जाएगा और यहाँ पर जिंक से। कार्बन सस्ता हमारे लिए ऑप्शन हो गया उसकी रिडक्शन के लिए, तो इसीलिए हम इसको पहले ऑक्साइड में करते हैं, क्योंकि इसकी रिडक्शन इजी हो जाती है। सल्फाइड से डायरेक्ट मेटल बनाना मुश्किल प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कार्बन की एफिनिटी काफी है ऑक्सीजन से, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड जो मर्जी बन जाएगा और हमारे को मेटल मिल जाएगा। फिर जब हमें मेटल मिल जाता है तो वो भी 100% प्योर मेटल नहीं होता है, तो हमें उसकी और ज्यादा रिफाइनिंग करनी होती है, और फिर रिफाइनिंग इज द प्रोसेस जिसमें बची कुछ इम्प्योरिटीज को आप उसको निकालते हो। जो इसकी इलेक्ट्रोलिटिकली वही सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको NaCl का बताया, सेम ही प्रोसेस होती है, बस उसमें दोनों तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा होगा, मेटल पीस जो लगा हो, ठीक है, वो उसकी रिफाइनिंग होती है। अच्छा, तो ये चीज मैं एक आपको बता रही थी कि FeS जो है वो आप निकालते हो, तो इसके लिए मैं आपको टर्म्स बोल रही थी कुछ, वो है कि ये जो गैंग है, इम्प्योरिटी है, इसको हटाने के लिए एक चीज उसमें ऐड की जाती है जिसको कहा जाता है फ्लक्स। और ये कैसे हटाएगी कि ये फ्लक्स गैंग के साथ जाके मिल के बना लेता है स्लैग,
ठीक है। ये ऑयली सा मटेरियल, जैसे पानी पे ऑयल ऊपर तैरता है ना, वैसे ये स्लैग जो है ऊपर ऐसे तैरता रहता है, जिसको जैसे वो टिल्टिंग डस्टबिन आती है ना, तो वैसे एक टिल्टिंग सा फर्नेस होता है कि अच्छा ये दो लेयर बन जाएंगी, जैसे फिंगर वाले पोर्शन पूरा स्लैग स्लैग ऊपर रह जाएगा और नीचे, फिर टिल्ट करके ऊपर वाली चीज निकाल लो, ऑयली सी वो चीज निकाल लो, और वापस फर्नेस में सिर्फ फिर ये निकल के ये टिल्ट करके निकल जाएगी, तो फर्नेस में सिर्फ ओर रह जाती है। ठीक है। तो ये जो गैंग है, दिस इज इम्प्योरिटी। फ्लक्स जो है वो मटेरियल है जो कि इसको इम्प्योरिटी को निकालने के लिए यूज किया है, और ये कंबाइंड फॉर्म इसमें बन जाएगी। अब इसका भी लॉजिक होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कॉपर की ओर में जो आयरन की सल्फाइड है वो गैंग है। ठीक है। अब ये मेटल की सल्फाइड है, आपने पढ़ा होगा मेटल के कंपाउंड्स कैसे होते हैं नेचर में, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। तो अगर मुझे बेसिक चीज को निकालना है तो मैं इसमें कोई एसिडिक चीज, फ्लक्स जो होगा मेरा वो एसिडिक होगा। जैसे मैं इसमें डाल दूंगी सिलिका SiO2, जो फर्नेस में ही उन्होंने लगा, जिसमें एक्सट्रैक्शन चल रही होती है उसी में वो सिलिका लगा देते हैं, कोई एसिडिक चीज लगा देंगे तो ये बन जाएगा FeSiO3, ये स्लैग बन जाएगा। ठीक है। मतलब ऑपोजिट नेचर की चीज डाल देते हैं इस गैंग को निकालने के लिए। ठीक है। और जैसे आयरन की जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो, आयरन भी बहुत कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है, तो आयरन की जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो तो आयरन में मिट्टी होती है जो एज इम्प्योरिटी होती है। ठीक है। तो मिट्टी है सिलिका SiO2, तो सिलिकन नॉन मेटेलिक हो जाएगा, तो ये इम्प्योरिटी आयरन की एसिडिक हो गई। ठीक है। ये सब कॉपर की एक्सट्रैक्शन में होता है, आयरन की एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि उसकी जो मिट्टी है वो एसिडिक होती है, तो हमको उसमें बेसिक चीज डालनी होती है। तो बेस कौन होता है, मेटल का कंपाउंड, तो ये बेसिक चीज आप इसमें डालते हो जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, और फिर ये बन जाता है CaSiO3 जो कि निकल जाता है। ठीक है। तो ये चीज होती है। अगर आपको गैंग को रिमूव करना है तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग आप उसमें ऑपोजिट नेचर की कोई चीज डालते हो और फिर वो रिमूव हो जाती है। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और ये बता रही थी मैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपने की है कि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, फिर से वही लेंगे एक बीकर, यहां लेंगे इम्प्योर कॉपर। ठीक है। और यहाँ लेंगे प्योर कॉपर की एक पतली सी स्ट्रिप, जिसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो सके। नहीं तो आप सोचोगे कि अच्छा प्योर तो चाहिए, प्योर लगाने की क्या जरूरत है, तो एक स्ट्रिप आपको चाहिए जिसके ऊपर वो चीजें डिपॉजिट हो सके इम्प्योर वाली से निकल के। ठीक है। अब इम्प्योर वाला बनेगा एनोड, एनोड पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। प्योर वाला बनेगा कैथोड, कैथोड पे होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। अब ये क्या है, कॉपर है, तो कॉपर जब ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉलिड से क्या बनाएगा, एक्वस सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है। तो लूज करेगा, यहां से वो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और यहां पर, ये तो एनोड पे हो गया, अब जब उस स्ट्रिप पे पहुंचेगा, ये तो आपका कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन गेन करेगा, ये आपने डिप किया हुआ है, इधर है आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब ये कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, ये यहाँ पर और ज्यादा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भेजता रहेगा, ये वाली, सॉरी, ये वाली कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है। यहाँ पर ये भेजता रहेगा सोल्यूशन में,
और इलेक्ट्रॉन्स को वहां से पास करता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो भी है पहले थे और बाद में इस स्ट्रिप से आ रहे हैं, वो यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर करके इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कैथोड पे कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में ऑलरेडी था और उसमें बढ़ी जा रहा है, आप वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर बनता रहेगा। और जो इसकी इम्प्योरिटीज थी, यहां पर इस इम्प्योर था ना, ये जो इसकी इम्प्योरिटीज थी वो नीचे ऐसे गिरती रहेंगी। तो एक्चुअली देखो कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ये जो इम्प्योर वाली स्ट्रिप थी कॉपर की, वो दे रहा है कॉपर टू पॉजिटिव आयन और इम्प्योरिटीज को नीचे गिरा रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को इधर से भेज रहा है। ये सब एनोड पे चल रहा है। ठीक है, इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप से बन रहे हैं कॉपर टू पॉजिटिव आयन, इसको बोलते हैं एनोड मड। ये जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज यहाँ जो सेटल हो गई, इसको हम बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, और देखो कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड पे ये पहले तो पतली सी स्ट्रिप थी। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे इसके पास और सोल्यूशन के अंदर कॉपर टू पॉजिटिव आयन थे। यहां से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर करके कैथोड पे इधर डेपोजिशन हो रही है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आस्क मी क्वेश्चंस। इसमें से कोई चीज अगर नहीं समझ आई हो तो एनोड की प्रोसेस, कैथोड की प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, एनोड मड के बारे में, कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन ले रहा है, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चीजें आगे भी क्लास में यूज होते हैं। हाँ जी बेटा बोलो, अनम्यूट योर माइक, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। मैम कैथोड का प्रोसेस बताना एक बार। कैथोड पे देखो बेटा, जैसे मैं इसको ना नेक्स्ट उस पे बनाती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता लगे। हमने कैथोड पे क्या किया, एक प्योर स्ट्रिप लगाई है कॉपर की। ये इलेक्ट्रोड हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि इसके ऊपर डिपॉजिट होना है। ठीक है, तो जब इम्प्योर वाला यहाँ से नीचे अपनी इम्प्योरिटीज नीचे गिराता रहेगा, ठीक है, यहाँ से इम्प्योरिटीज जाती रहेंगी और दूसरी तरफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन जाता रहेगा। और या ये कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव जब बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा। ये लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके बैटरी के थ्रू इधर जाएंगे। यहां से जो इसने कॉपर टू पॉजिटिव आयन बना तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए इधर से जाके, यहां से जाके यहाँ जब पहुंचेंगे तो इस सोल्यूशन में, ये वाली थी ना कॉपर, ये सेम है बीकर है ना, तो आप इधर को लिख दो कि अच्छा इधर को कॉपर टू पॉजिटिव आयन निकल रही है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, और यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये इम्प्योरिटीज गिर गई, एनोड मड, और यहाँ पर कॉपर टू पॉजिटिव आयन। अब यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि इसने लूज किए, कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव अगर बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लूज भी होंगे। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं क्योंकि वो सर्किट के थ्रू जाएंगे। ठीक है, सर्किट के, क्योंकि ये सर्किट यही बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ले लेके इधर डिपॉजिट होता रहेगा। तभी ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ये जो कॉपर की स्ट्रिप है ये पतली होती रहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो भी कॉपर है वो सारा सोल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव आयंस भेजता रहेगा। और यही यहां से निकला हुआ कॉपर टू पॉजिटिव आयन यहां से गए हुए इलेक्ट्रॉन्स को लेके इधर डिपॉजिट होता रहेगा, कॉपर बन जाएगा। तो यही वाला कॉपर था
वो आयंस बना, वहां से इलेक्ट्रॉन आके इधर वो डिपॉजिट होता रहा तो प्योरीफाई हुआ, अदरवाइज ये इम्प्योर था। ठीक है, यहाँ मतलब हुआ क्या, इसकी इम्प्योरिटी क्या थी, इसकी इम्प्योरिटी होती है बड़ी महंगी महंगी इम्प्योरिटी होती है इसकी, गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज नीचे गिरती रहेंगी। ठीक है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये भी तो बेचारी आयंस बनेंगी, ये भी तो जाएंगे सोल्यूशन में, कर तो ये भी कुछ सकते थे, लेकिन इन सब में कॉपर जो इसकी इम्प्योरिटीज होती है ना, उन सब में सबसे रिएक्टिव कॉपर होता है। तो वो कॉपर के आयंस यहां से जा रहे इलेक्ट्रॉन्स को फटाफट एक्सेप्ट करके इधर चिपकती रहेंगी, तो मतलब इम्प्योर वाला ही था वो कॉपर, जिसने इम्प्योरिटीज को फेंक दिया और उसका प्योर कॉपर आयंस यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेके इधर डिपॉजिट होता रहा। ठीक है, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कि एक कोई स्टेप में, कोई किसी बात में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछो, अनम्यूट करो माइक और पूछो। बस, ओके, तो फिर ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब हम आते हैं यस, तो ये हमने कर ली इलेक्ट्रोलिटिक इनकी प्योरिफिकेशन भी। फिर आता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी ही हो गया, कॉपर वाली जो हमने प्योरिफिकेशन वाली बात की, ये मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जिसमें हमने सल्फाइड और ली थी CuFeS2, क्योंकि वो सल्फाइड और है तो उसको ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए करनी पड़ेगी रोस्टिंग, और फिर रोस्टिंग के बाद हमें उससे मेटल ऑब्टेन करने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, कोई कार्बन को यूज करना पड़ेगा, वैसे और भी मेटल यूज हो सकते हैं, कार्बन को यूज करेंगे रिडक्शन के लिए, और एंड में हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है जैसे अभी हमने की। ठीक है, अच्छा, फिर एक जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, इस पे जो अभी हमने किया, ये क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इन द इलेक्ट्रोलिटिक refining of metal, what would you take as anode? What would you take as anode? बस इतना ही है, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, बताओ फिर क्या होगा एनोड इसमें, जो अभी हमने कॉपर की रिफाइनिंग की, क्या था एनोड उसमें, बोलो। एनोड क्या था, कैथोड क्या था, और इलेक्ट्रोलाइट क्या थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, यू कैन राइट इन योर चैट्स। मुझे आंसर्स नहीं आए, अभी किया आपने, हाँ जी, ओके। एनोड पर इम्प्योर मेटल। हाँ जी, एनोड पर इम्प्योर मेटल, और कैथोड, कैथोड पर प्योर मेटल। कैथोड पर प्योर मेटल, क्योंकि कैथोड पर डिपोजिशन होनी है, एनोड वाला ऑक्सीडाइज होना है, उसकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था, किस पे, सॉल्यूशन ऑफ मेटल।
सोल्यूशन ऑफ मेटल, जो हमने कॉपर सल्फेट लिया था इसमें। ठीक है, दिस इज सोल्यूशन ऑफ मेटल। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे डिफरेंसेस, करेंगे रिडक्शन विद कार्बन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शंस में डिफरेंसेस आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये लिख लो आप, मैं लिखवा देती हूँ।
ये देखो बेटा, अब ये है रिडक्शन विद कार्बन और एक है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन विद कार्बन का है कि कार्बन इज रिड्यूस्ड एज कार्बन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, कि कार्बन को हम रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे हमने जिंक ऑक्साइड में कार्बन को लिया रिड्यूसिंग एजेंट वो जो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर जिंक अपना ऑक्सीजन हटाने के लिए कार्बन की हेल्प ले रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है जिंक, और इसको हेल्प कर रहा है कार्बन, तो ये रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक, iron, copper, nickel are reduced using carbon. And metal oxides is mixed with coke. Coke is carbon. Carbon को in the form of powder हम यूज करते हैं, जिसको हम कोक बोलते हैं, और फर्नेस में डाल के फिर इसको हीट करते हैं, ठीक है। देखो चैट्स में क्या मैसेजेस हैं। आंसर। और फिर दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस की, NaCl की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस यूज किया ताकि हमें सोडियम मिल जाए, ठीक है। तो ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ऑक्साइड्स किसकी, जैसे एल्यूमिनियम की हमने और की थी बॉक्साइड, तो उसकी ऑक्साइड को यूज करते हैं और उसको भी इलेक्ट्रोलिटिकली हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करके एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कराते हैं। और क्लोराइड्स में हमने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, जिसमें मैंने आपको बताया क्लोरीन लिबरेट हो जाती है और सोडियम डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम आर रिड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। एंड लास्ट इज molten metal oxide is electrolyzed। molten मतलब कि फ्यूज्ड, मतलब हमें सॉलिड स्टेट में नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मैंने आपको बताया दो तरह के कंडक्टर्स, एक सॉलिड वाले एक लिक्विड वाले, तो ये लिक्विड वाले हैं, या मॉल्टन स्टेट में हो, फ्यूज्ड स्टेट में, या फिर ये सॉल्यूशन स्टेट में हो। तो molten metal oxide is electrolyzed in an electrolytic cell where cathode act as strong reducing agent। कैथोड पे रिडक्शन हुई थी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, और वहां पर सोडियम डिपॉजिट हो गया था, ठीक है। ये हमने, देखो मैं दिखाती हूँ हमने कहाँ कहाँ किया। ये वाला हमने कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, ये तो रिफाइनिंग के लिए की थी। अगर ये वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये सोडियम रिडक्शन होके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके सोडियम की डेपोजिशन हुई है, ठीक है। और दूसरा तो आप नॉर्मल जिंक वाली जो चीज हमने की थी कि जिंक जनरली कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको आप उसके कार्बोनेट को सिंपल हीट करके आपको प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपको एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड आए हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।